गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। During our freedom struggle, the leaders of the freedom movements had realized that importance of rights and demanded that the British rulers should respect rights of the people. जब हम फ्रीडम स्ट्रगल में थे, जब हम संघर्ष कर रहे थे आज़ादी के लिए, तब से ही हमारे नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश रूलर्स को इंडिया के लोगों के राइट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें राइट्स प्रोवाइड करना चाहिए। द मोतीलाल नेहरू कमिटी हैड डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स एज फार बैक एज 1928। 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी में भी राइट्स के लिए डिमांड किया गया था। बिल ऑफ राइट्स दिए गए थे, लोगों के लिए 10 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। It was therefore natural that when India became independent and the constitution was being prepared, there were no two opinions on the inclusion and protection of rights in the constitution. जब भारत आज़ाद हो गया और भारत का संविधान निर्माण हो रहा था, तो इसमें तो कोई दोहरी राय थी ही नहीं कि हमें अपने सिटीजन्स को राइट्स देने होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को शामिल करना होगा। The Constitution listed the rights that would be specially protected and called the fundamental rights. वो राइट्स जिनका वर्णन संविधान में किया गया है और जिनकी रक्षा स्वयं संविधान करता है, उन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। The Constitution listed the rights that would be specially protected and called them fundamental rights. वो अधिकार जिनका वर्णन संविधान में हो रखा है और जिनकी सुरक्षा खुद संविधान करती है, उन अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। The word fundamental suggests that these rights are so important that the Constitution has separately listed them and made special provisions for their protection. ये जो फंडामेंटल राइट्स, ये बेसिक राइट्स हैं जो किसी भी पर्सन को डिग्निटी की लाइफ के साथ जीने के लिए, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनकी इम्प्रूव करने के लिए एसेंशियल हैं, और इन फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया और इनकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स इतने इम्पोर्टेंट है कि संविधान में ये वर्णन किया गया है कि इनको देश की गवर्नमेंट भी छीन नहीं सकती। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। फंडामेंटल राइट्स और बाकी राइट्स में क्या अंतर है? While ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, जो ordinary राइट्स हैं, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डिनरी लॉ करता है, जिन्हें हमारा पार्लियामेंट बनाते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री। जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं, ऑर्डिनरी हमारे राइट्स हैं, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा ही हो जाता है और लॉ बनाने का, लॉ फ्रेम करने की जिम्मेदारी लेजिस्लेचर की है। पर फंडामेंटल राइट्स की गारंटी और प्रोटेक्शन स्वयं हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ऑर्डिनरी राइट्स को बदला भी जा सकता है। कैसे बदलते हैं? ऑर्डिनरी राइट्स में चेंजेस लेजिस्लेचर द्वारा हो सकता है, ऑर्डिनरी प्रोसेस से ही हो जाएगा। अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंजेस करना है तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन करना होगा। Ordinary rights may be changed by the legislature by ordinary process of law making, but fundamental rights may only be changed by amending the constitution itself.
Besides this, no organ of government can act in manner that violates them. As we shall study below in this chapter, judiciary has the power and responsibility to protect the fundamental rights from violation by the action of the government. देखिए, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन संविधान में है और इनका उल्लंघन करने का अधिकार गवर्नमेंट को भी नहीं दिया गया है। अगर गवर्नमेंट भी ऐसी कोई कोशिश करता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हनन किया जाए या छीना जाए, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जुडिशरी को बनाया गया है, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो फंडामेंटल राइट्स को सरकार, एग्जीक्यूटिव और हमारे जो हैं लेजिस्लेचर हैं, उन्हें भी हनन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। उनके प्रोटेक्शन के लिए जुडिशरी दी गई है। हमारे अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई हमारे मौलिक अधिकार को छीनता है, चाहे गवर्नमेंट छीन रही हो या कोई और पर्सन छीन रहा हो, ऐसे में हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उन्हें हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी ही होगी। स्वयं संविधान हमें गारंटी देती है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। Executive as well as the legislative actions can be declared illegal by the judiciary if this violate the fundamental rights and restricts them in an unreasonable manner. अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के एक्शन इस तरह के हैं कि अगर इन दोनों के एक्शन के, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के एक्शन की वजह से अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो जुडिशरी को इनके कार्यों को इलीगल, जुडिशरी इनके काम को ही इलीगल ठहरा देगी। However, fundamental rights are not absolute or unlimited rights. Government can put reasonable restrictions on the exercise of our fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं उनका वर्णन संविधान में है। पार्ट नंबर 3 में इन सब का वर्णन किया गया है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो संविधान और हमारी जुडिशरी खुद उसकी रक्षा करती है। फिर भी ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगते हैं, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इसमें भी लग सकते हैं। आगे हम साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में पढ़ते हैं। बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। आज दुनिया के जितने भी देश हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें से साउथ अफ्रीका के संविधान में सबसे ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं अपने नागरिकों को। आपको पता है, लंबे समय तक साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रहा। यहाँ पर काले और गोरे के बीच में बहुत भेदभाव रहा। यहाँ रहने वाले ब्लैक्स को बहुत सालों तक डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा वहाँ की गोरी सरकार द्वारा। जब 1996 में इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो अपने सिटीजन्स को इन्होंने बहुत सारे राइट्स दिए। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन was inaugurated in December 1996. Its creation and promulgation took place at the time when South Africa still faced the threat of civil war after the dissolution of the apartheid government. साउथ अफ्रीका में रंग भेद करने वाली गोरी सरकार के ख़त्म होने के बाद लंबे समय तक साउथ अफ्रीका में सिविल वॉर चलता रहा। ब्लैक्स और वाइट के बीच में ही सिविल वॉर चलता रहा। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट its Bill of Rights is a cornerstone of democracy. साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उनका जो बिल ऑफ राइट्स है वो डेमोक्रेसी का एक माइलस्टोन है, कॉर्नरस्टोन है। इट फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली क्योंकि साउथ अफ्रीका ने लंबे समय तक डिस्क्रिमिनेशन को सहा था, इसलिए स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया गया है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये वहाँ की हिस्ट्री में एक काला धब्बा है, ब्लैक पैच है। काफ़ी लंबे समय तक साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन सहा, बहुत बुरी तरह डिस्क्रिमिनेट किया करते थे उन्हें। ब्लैक्स लोगों को पार्क में नहीं जाना, ट्रेन में सफ़र नहीं करना है, वहाँ जहाँ गोरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ स्कूलों में ही नहीं जाना है। तो कई उन्हें डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा। तो जब इनका संविधान बना तो स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन को ही बैन किया गया। It forbids discrimination on the ground of race, gender, pregnancy, marital status, ethnic
और सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कॉन्साइंस, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ। साउथ अफ्रीका में इन सभी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन बैन किया गया। रेस, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है, शादी कहाँ हुई है, किससे हुई है, मैरिटल स्टेटस के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एथनिक, किस सोशल ओरिजिन से, कितना एथनिक ग्रुप से हैं, कलर कैसा है स्किन का, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कॉन्साइंस, बिलीव, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ प्लेस, इनमें से किसी के भी बेस पर साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया गया है। इट ग्रांटेड perhaps the most extensive range of rights to the citizen। साउथ अफ्रीका का संविधान अपने नागरिकों को बहुत वाइड रेंज में राइट्स देता है, बहुत ज़्यादा राइट्स देता है। और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड एनफोर्सेस द राइट्स इनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे स्पेशल कोड भी हैं, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी हैं, जिसका काम है इन राइट्स को इन्फोर्स में लाना, लागू करवाना, देखना इन राइट्स को कोई वायलेट तो नहीं कर रहा है। Some of the rights include in the Constitution of South Africa includes, कुछ राइट्स जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट ऑफ डिग्निटी, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी जानते हैं आप, निजता का अधिकार, राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, आपको काम पाने का अधिकार है, लेबर मजदूरी करने का अधिकार है और फेयर लेबर प्रैक्टिसेस करने का अधिकार है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एक हेल्थी इन्वायरमेंट पाने का अधिकार है और इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करेगी गवर्नमेंट, राइट टू एडुकेट हाउसिंग, आप घर आवास मिलने का अधिकार, राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी, आपको हेल्थ केयर, फूड, वाटर और सोशल सिक्योरिटी पाने का अधिकार है वहाँ की जनता को, राइट्स, चिल्ड्रंस राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन पाने का भी अधिकार है, राइट टू कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। तो हमने देखा कि साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में 1996 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। लंबे समय तक इस कंट्री ने डिस्क्रिमिनेशन झेला था, तो जो नए कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है और उसके अलावा बहुत सारे राइट्स भी दिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें से पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। कंसिडर द फॉलोइंग टू सिचुएशन, देयर आर इमेजिनरी सिचुएशंस बट सिमिलर थिंग्स डू हैपन्स एंड कैन हैपन्स, डू यू थिंक दे इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे कि यहाँ पर कौन से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। Sudesh Kumar is visiting his village. He is accompanied by one of his friend. They decided to have a cup of tea at the village roadside hotel. The shopkeeper knew Sudesh Kumar but asked the name of his friend to know his caste. After this, the shopkeeper served tea to Sudesh Kumar in a nice mug while his friend was given tea in an earthen cup because he was Dalit. स्वदेश कुमार अपने एक दोस्त को लेके गांव जाता है, अपने ही खुद के गांव में जाता है। स्वदेश कुमार अपने एक दोस्त को लेकर अपने खुद के गांव में जाता है। जब वो गांव पहुंचने वाला होता है तो गांव के पास में जो टी स्टॉल है वहाँ पर दोनों चाय पीने लगते हैं। स्वदेश कुमार क्योंकि उसी गांव का रहने वाला है तो चाय वालों से जानता है अच्छी तरह से, पर वो उसके दोस्त को नहीं जानता, तो उसके दोस्त का नाम पूछता है ताकि उसकी जाति को जाति का पता लग जाए। जैसे उसके दोस्त का अपना नाम बताता है, शॉपकीपर क्या करता है, स्वदेश कुमार को तो एक अच्छे से मग में चाय देता है, पर उसके दोस्त को एक अर्धन कप में, एक मिट्टी के जो कुल्हड़ होता है उसमें चाय दे देता है क्योंकि वो एक दलित है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कास्ट बेस पर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया। एंड एन ऑर्डर इज सर्व्ड to 4 newsreaders of the television channels that they would no longer read the news on screen. They are all women. The reasons given is that they are above the age of 45. 2 male newsreaders above the same age are not barred from presenting the news.
An order is served to 4 newsreaders of a television channels that they would no longer read the news on screen. They are all women. The reasons given is that they are above the age of 45. 2 male newsreaders above the same age are not barred from presenting the news. अब यहाँ पर क्या किया गया है कि इस टेलीविज़न चैनल पर जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को सुनने के लिए वुमेन्स को मना कर दिया गया, क्योंकि वो जो है 45 ईयर्स से अबव एज की हैं। पर उसी न्यूज़ को 2 मेल्स जो कैंडिडेट थे जो सेम एज के थे उनको न्यूज़ प्रेजेंट करने में उनको नहीं रोका गया। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है सेक्स के बेसिस पे, मेल और फीमेल के बेस पे। तो यहाँ पर दोनों ही हमने ऐसा एग्जाम्पल देखे। इन दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल पर राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रही है। यहाँ पर कास्ट बेस पे इक्वालिटी नहीं दी जा रही है। और इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि मेल और फीमेल सेक्स के ग्राउंड पर इन्हें जो है यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दी जा रही है। तो दोनों ही केस में इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है। These are the examples of clear discrimination. In one instance, the discrimination is based on caste, and in another, it is based on gender. Do you think that such discrimination is justified? ऊपर के दो हमने एग्जाम्पल देखा, एक में डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेसिस पे हो रहा है और दूसरे में जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या दोनों डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड है? Right to equality tries to do away with such and other discriminations. It provides for equal access to public places like shop, hotel places and entertainment, wells, bathing house and place of worship. Right to equality tries to do away with such and other discrimination. It provides for equal access. देखो, राइट टू इक्वालिटी हमें क्या देता है? हमें सबको बराबर अधिकार देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। किस बेसिस, कहाँ पर जाने की? पब्लिक प्लेसेस का यूज़ करने के लिए शॉप्स है, होटल है, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट है, वेल्स, बाथिंग घाट्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप। यहाँ पर सभी को इक्वल एक्सेस दिया गया है। देयर कैनॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन दिस एक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन और द बर्थ प्लेस। इन जगह पर पब्लिक प्लेसेस जैसे शॉप है, होटल है, एंटरटेनमेंट प्लेसेस हैं, वेल्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, वर्शिप प्लेसेस हैं, इन सब पे कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन, बर्थ प्लेस इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी ऑफ द अबव मेंशन बेसिस। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें भी इसमें से किसी के बेस पर भी अधिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी कि गवर्नमेंट जॉब में कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे, कलर, सेक्स, रिलीजन और बर्थ प्लेस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दिस राइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट। ये राइट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे सोसाइटी में कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन और बर्थ प्लेस के हिसाब से स्पेशली कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। इसलिए ये ज़रूरी था कि इन डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशंस of inequality. This has been abolished under the right of equality. The same right also provides that the state shall confer no title on a person except those who excel themselves in the military or academic field. हमारी सोसाइटी में कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन बहुत एक भद्दा दाग था, जिससे कि हमारी जो सोसाइटी में बहुत डिफ़िकल्टीज पैदा हुई। यानी कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन सबसे बुरी बात थी हमारी सोसाइटी में, जिसे ख़त्म करने की पूरी तरह कोशिश की गई। और उसके अलावा जो टाइटल्स, अपने नेम के आगे जो टाइटल्स लगाते थे वो टाइटल्स लगाना बैन कर दिया गया। वही लोग टाइटल लगा सकते हैं अपने नाम के आगे जिन्होंने मिलिट्री हो या एकेडमिक फील्ड पर सर्विस दी हो। Thus, right to equality strives to make India a true democracy by ensuring a sense of equality of dignity and status among all the citizens. तो हमारा जो पहला फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वालिटी, उसमें सभी को डिग्निटी
बड़ी लाइफ जीने के लिए सबको राइट टू इक्वालिटी दी गई है और एक ट्रू डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। Have you read the preambles of the Constitution? How does it describe equality? You will find that the preamble mentioned two rights about equality. तो बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम अगले लेक्चर में इसके बाद से पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 16(4) क्या दिया गया इसमें? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट्स or posts in favor of any backward classes of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the serving under the state। यहाँ पर हम रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या रिजर्वेशन देना राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है या नहीं है। तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।